हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग? बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउट नेट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों, नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ बच्चों, नया अध्याय आरंभ हो चुका है जिसका नाम है बादल राग संध्या सुंदरी, यानी 2 पार्ट के अंदर है और जिसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बेहतरीन रचना, आइए जानते हैं कि आज हम क्या अध्ययन करेंगे। एक बार नज़र डाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले आता है कवि का जीवन परिचय। भाई, गद्यांश की जब शुरुआत होती है तो आते हैं लेखक और लेखिका, और जब हम पद्यांश की तरफ चलते हैं, जब हम काव्यांश पढ़ रहे होते हैं तो ये कवि और कवित्री में बदल जाते हैं। तो जब गद्यांश की बारी आती है तो लेखक लेखिका, और पद्यांश की बारी आती है तो कवि और कवित्री। तो एग्जाम के अंदर एक 100% जीवनी आती है, चाहे वो गद्यखंड से हो चाहे वो पद्यखंड से हो, यानी कि किसी भी लेखक लेखिका कवि और कवित्री के बारे में पूछ लिया जाएगा आपसे। और ये आप तभी लिख पाओगे जब आपको जीवन परिचय से अगर आप अवगत होगे तो। क्लियर? तो भाई, जितना जरूरी पार्ट उतना ही जरूरी होता है लेखक लेखिका और कवि कवित्री का जीवन परिचय। तो सबसे पहले कवि का जीवन परिचय करेंगे, उसके बाद पहला पार्ट है बादल राग, इसका संदर्भ सहित हम व्याख्या करेंगे। उसके बाद संध्या सुंदरी, इसकी भी हम संदर्भ प्रसंग सहित करेंगे व्याख्या। क्लियर? तो इस तरीके से हम आज ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो फटाफट से एक पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और हमारे साथ लगो, क्योंकि भाई हम जब मेहनत कर रहे हैं तो भाई आपको भी मेहनत करना बनता है, क्योंकि 1 और 1 2 ना होकर 1 और 1 बन जाते हैं 11। यानी कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और आपको ये याद रखना चाहिए कि बिना मेहनत के आपको जीवन में, अगर आप चाहो कि बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लें, बड़ी सफलता अर्जित कर लें, तो वो नहीं हो पाएगा। बिना मेहनत के आपको जीवन में कभी किसी को कुछ ना मिला है न मिलेगा। क्लियर? तो फटाफट से आ जाइएगा अपनी पढ़ाई की मुद्रा में पेन कॉपी के साथ, क्योंकि आपको बनाने पड़ेंगे नोट्स। और जिस बच्चे की ऐसी आदत होती है कि वो कोई वीडियो देख रहा है, कोई ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहा है, हमेशा उसके हाथ में पेन और कॉपी होती है, तो भाई उसको नोट्स बनाने का मौका मिल जाता है। ये नोट्स आपके एग्ज़ाम में बड़े काम आते हैं। क्लियर है? एग्ज़ाम टाइम में ये बड़े काम आते हैं और ये आपके अच्छे नंबर दिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिखने से लिखावट अच्छी होती है, सुंदरता आती है लिखावट में। लिखने से आपकी स्पीड बनती है। और उन बच्चों के लिए खासकर बहुत बढ़िया चीज़ है ये, जो कहते हैं कि हमें याद नहीं होता। जो हम याद करते हैं वो शॉर्ट टर्म में भूल जाते हैं, बहुत ही कम समय में भूल जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ये। लिख कर याद करो, 100% याद होगा और ऐसा याद होगा कि जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे। लिखने से आपकी स्पीड बनती है, जिसके अभाव में आप अक्सर क्वेश्चन छोड़कर आते हो। जब क्वेश्चन छोड़कर आओगे तो नंबर कहाँ से पाओगे? क्लियर है? तो अब 95+ नंबर लाने हैं तो सबसे पहले तो पूरे के पूरे प्रश्नों को हल करना पड़ेगा, जिसके लिए आपकी स्पीड बहुत ज़रूरी है। आज और अभी अगर आपने ये समस्या हल नहीं की तो आपको आगे चलकर बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत जाकर दिक्कत परेशानी होने वाली है। तो उन समस्याओं से निजात पाने के लिए, आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो, तो आज और अभी ये आदत डालो जो आपके आगे बहुत काम आएगी। क्लियर हो गया? चलो भाई, फटाफट से इस वीडियो को शेयर भी करते रहो ताकि भाई और लोगों की भी हेल्प हो सके। चलो भाई, कर दें शुरुआत? चलो जी, कर देते हैं शुरुआत। तो भाई, एक संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले सन 1897 में हुआ था इनका क्या जन्म। जन्म स्थान कहाँ था? मेदिनीपुर। ये मेदिनीपुर कहाँ पर है? ये है बंगाल के अंदर। क्लियर है? पिता कौन है ये? पिता हैं इनके राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी मनोहरा देवी हैं। मृत्यु सन 1961 के अंदर हो गई थी। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी परिमल, भार इनके ऊपर, अनामिका, गीतिका। क्लियर है? संक्षिप्त जीवन परिचय बहुत जरूरी होता है। संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ोगे तो आप आराम से जो है जीवन परिचय अपने आप बना बना कर भी लिखकर आ सकते हो। क्लियर है? आइए चलते हैं, डिटेल में चलते हैं। तो महाकवि निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में 1899 के अंदर हुआ था। कहीं 97 है, कहीं 99 है, ये आप देख लीजिएगा। माँ द्वारा सूर्य का व्रत रखने तथा निराला के रविवार के दिन जन्म लेने के कारण इनका नाम सूर्यकांत पड़ गया। क्या पड़ गया? सूर्यकांत। परंतु बाद में
साहित्य के क्षेत्र में आने के कारण इनका उपनाम निराला हुआ। सूर्यकांत जो था रविवार के दिन, यानी कि सूर्य का दिन होता है। क्लियर हो गया? रविवार जो होता है वो सूर्य भगवान का दिन होता है, उनके दिन इनका जन्म हुआ था और इसी नाम से इनको जाना गया सूर्यकांत। और बाद में साहित्य के क्षेत्र में जब ये आए तो इनका नाम पड़ गया निराला। क्लियर हो गया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनको बोला जाता है। और इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा क्षेत्र के जिला उन्नाव के गोला ग्राम के निवासी थे और महिषादल राज्य में रहकर राजकीय सेवा में कार्य करा करते थे। माता पिता के असामयिक निधन और फिर पत्नी की अचानक मृत्यु, पुत्री सरोज की अकाल मृत्यु आदि ने निराला के जीवन में को करुणा से भर दिया। सबसे पहले माता पिता का इनका अचानक मृत्यु हो गई, पत्नी का अचानक देहांत हो गया, पुत्री जो थी इनकी सरोज, उसकी अकाल मृत्यु को वो प्राप्त हुई और इस तरीके से इनके ऊपर जो है एकाएक जैसे मानो पहाड़ गिर पड़ा हो। इनका जीवन जो है बड़ा ही कष्टदायक था। इनको कहते नहीं करुणा से भरा हुआ है ना। बेटी की जो असामयिक मृत्यु की अवसादपूर्ण घटना से व्यथित होकर ही इन्होंने सरोज स्मृति नामक कविता लिखी थी। सरोज क्या थी? इनकी पुत्री का नाम था सरोज। क्लियर? सरोज स्मृति उसी के नाम पर लिखी गई कविता है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुई। कबीर का फक्कड़पन और निर्भीकता, सूफियों का सादापन, सूर तुलसी की प्रतिभा और प्रसाद की सौंदर्य चेतना का मिश्रित रूप निराला के व्यक्तित्व में साफ तौर से झलकता है। इन्होंने कलकत्ता में अपनी रुचि के अनुरूप रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन भार संभाला और इसके बाद मतवाला के संपादक मंडल में भी सम्मिलित हुए और इसके बाद लखनऊ में गंगा पुस्तक माला का इन्होंने संपादन किया तथा सुधा नामक जो पत्रिका के लिए संपादकीय भी लिखने लगे और जीवन के उत्तरार्ध में ये इलाहाबाद चले आए। यानी कि उसके बाद इनका इलाहाबाद आगमन हुआ, इलाहाबाद आए और इनकी जो आर्थिक स्थिति थी अत्यंत विषम हो गई थी। आर्थिक स्थिति बड़ी ही जो है चिंताजनक हो गई थी। खाने के लिए भी जो है तंगी जो इतनी हो गई थी कि खाने के लिए भी थोड़ा इनको कष्ट होता था। आर्थिक विपन्नता भोगते हुए 15 अक्टूबर 1961 को ये चिर निद्रा में लीन हो गए, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर हो गया? चलो भाई आगे बढ़ें। आगे अब साहित्यिक गतिविधियों पर अगर नज़र डाली जाए, छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, जिनमें कि निराला भी एक प्रमुख स्तंभ हैं। उनकी उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध आदि सभी क्षेत्रों में इन्होंने रचनाएं की हैं। इनकी रचनाएं मिलती हैं सभी क्षेत्रों में और तथापि यह कवि के रूप में अधिक विख्यात हुए और सबसे ज़्यादा जो विख्यात थे, सबसे ज़्यादा इनको प्रसिद्धि मिली वो कवि के रूप में मिली। क्लियर हो गया? बात अगर रचनाओं और कृतियों की करें तो भाई प्रमुख काव्य ग्रंथों में अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, अड़िमा है, नए पत्ते, आराधना आदि उल्लेखनीय है। ये इनके काव्य ग्रंथ हैं। क्लियर? लंबी कविताएं तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति इनकी खुद की जो बेटी थी उसकी याद में उन्होंने लिखी थी। क्लियर हो गया? गद्य रचनाएं की अगर बात करी जाए तो चतुरी चमार, बिल्लेसुर, बकरिया, प्रभावती, निरूपमा आदि विशेष तौर पे उल्लेखनीय है। ये इनकी गद्य की रचनाएं। क्लियर? चलो, तो ये प्रमुख तौर पे जो है छायावाद के कवि माने जाते हैं। छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से एक प्रमुख तौर पे ये है। क्लियर? तो इस तरीके से आप जब जीवन परिचय आएगा तो आप इनके डिटेल में आप इनको आराम से लिख सकते हो। अब चलते हैं पाठ की तरफ। पहला क्या है? बादल राग संदर्भ सहित इसकी करनी है हमको व्याख्या। क्या करनी है? व्याख्या करनी है भाई। आइए चलते हैं। झूम झूम मृदु गरज, है ना भाई। बादल क्या होते हैं? गरज के साथ ना, गरज के साथ झूम झूम मृदु गरज, गरज घन घोर, राग अमर अंबर में भर निज रोज, और झर 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 गिर सर में, घर मरु तरु मर मर सागर में, सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजन गहन कानन में, आनन आनन में रव,
घोर कठोर राग अमर अंबर में भर निज मोर, भर निज रोर। आगे चलें तो सबसे पहले संदर्भ में क्या लिखते हैं, ध्यान से समझिए। संदर्भ में केवल पाठ का नाम आएगा और जो पाठ के जो रचनाकार हैं, कवि हैं, कवित्री हैं, उनका नाम आएगा। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग, इसको याद रखो, बादल राग द्वारा जो शीर्षक कविता से उद्धृत है। क्लियर है। प्रसंग में बताना है कि बादलों से बरस कर संपूर्ण प्रकृति को कोमलता और गंभीरता से भर देने का कवि आग्रह कर रहा है। क्लियर है। बादलों से बरसने का आग्रह कर रहा है। चलो व्याख्या में, तो प्रस्तुत पद्यांश में कविवर निराला बादलों से आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे बादलों, तुम मंद मंद झूमते हुए अपनी घनघोर गर्जना से संपूर्ण वातावरण को भर दो। मंद मंद झूमते हुए, है ना, अपनी घनघोर गर्जना से, बादल जब बरसात होती है तो आपस में गर्जना होती नहीं, ओहो अब तो भैया बहुत तेज बारिश होगी। तो वही कवि कह रहे हैं कि भाई अपने मंद मंद झूमते हुए अपनी घनघोर गर्जना से संपूर्ण वातावरण को भर दो। अपने शोर से आकाश में एक ऐसा संगीत छोड़ दो, यानी कि जब बादल आपस में टकराते हैं जो तेज ध्वनि होती है, उसी के बारे में बात हो रही है कि भाई एक ऐसा संगीत छोड़ दो जो अमर हो। हे बादल, तुम धरती पर ऐसे बरसो जिससे झरझर ध्वनि निर्झरों, पर्वतों और सरोवरों में भर जाए, यानी कि तुम्हारी पानी से नदियां उफान पर आ जाएं। क्लियर है। झरझर ध्वनि निर्झरों, पर्वतों और सरोवरों को भर, जो झरने और सरोवर जल से परिपूर्ण होकर सरसता का संचार करें। तुम अपने स्वर से, अमर संगीत से प्रकृति के कण कण में नवजीवन का संचार कर दो, जिससे प्रत्येक घर नवजीवन की स्वर लहरी से ध्वनित हो उठे। तुम ऐसे बरसो। ये क्या कर रहे हैं? बादलों से बरसने की गुजारिश कर रहे हैं भाई, जिससे मरुस्थल के वृक्ष हरे भरे होकर मरमर ध्वनि करते हुए लहराने लगे और समुद्र, नदी आदि में बिजली की गति भर जाए। उसके विकास की गति देखकर पवन भी आश्चर्यचकित हो जाए। पवन को भी आश्चर्य, हवा, वायु को भी आश्चर्यचकित होना पड़े। प्रत्येक व्यक्ति के मन में, गहन जंगलों में, सुनसान स्थलों में तुम अपना अमर संगीत भर दो। प्रत्येक व्यक्ति को आनंद प्राप्त हो। हर कोई व्यक्ति खुशी से, है ना, हर्षित और उल्लास की उमंग में भर जाए और उन्हें विषम परिस्थितियों को सहन करने के लिए आवश्यक कठोरता प्रदान करो। यानी कि लोगों को विषम परिस्थितियों में जीने की जो है कठोरता प्रदान करो, सहनशीलता प्रदान करो। तुम ऐसा मधुर और अमर संगीत पैदा करो जो संपूर्ण आकाश में भर जाए। क्लियर है। अब काव्यगत सौंदर्य पर प्रकाश डालें तो इसमें भाषा खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया है। शैली इसमें भावात्मक और संगीत प्रगीतात्मक है। छंद यहाँ मुक्त है। अलंकार विप्सा, अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश और मानवीकरण है। गुण यहाँ प्रसाद है। शब्द शक्ति यहाँ पर लक्षणा है। क्लियर। आओ भाई अगली पंक्तियों पर चलते हैं। अरे वर्ष के हर्ष बरस, तू बरस बरस रसधार, और पार ले चल तू मुझको, बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। तो संदर्भ पूर्ववत रहेगा, पहले की तरह रहेगा, यानी कि पाठ और कवि का नाम, रचनाकार का नाम। प्रसंग में कवि कह रहा है कि भाई बादलों से बरसकर संपूर्ण प्रकृति को रस विभोर कर देने का आग्रह कर रहा है। तो व्याख्या में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में कविवर निराला बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि वर्ष भर में सबसे अधिक आनंद प्रदान करने वाले बादल, तुम अपनी जल की धारा से संपूर्ण वातावरण को आनंदमय कर दो। अर्थात वर्षा की बूंदों को बरसाओ और बरसाकर संपूर्ण प्रकृति के कण कण में नवजीवन का संचार कर दो, क्योंकि बादलों के बरसने से संपूर्ण प्रकृति आनंद विभोर हो उठती है। वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा, है ना, बहुत सारे उमंगे हो जाती हैं, उमंगे बहुत सारे हिलोरे मारने लगती हैं, हरियाली हरियाली आ जाती है। तो यानी कि आनंद हो उठता है वातावरण, और इसीलिए तुम अपनी रसधारा को बरसाकर संपूर्ण धरती को रस सिक्त कर दो। कवि कह रहा है कि आनंद प्रदान करने वाले बादल, तुम अपनी वर्षा की बूंदों से संपूर्ण वातावरण को भर दो। तुम ऐसे बरसो कि चारों ओर बरस बरस कर आनंद की धारा बह जाए, अर्थात प्रकृति को आनंदमय बना दो।
हे बादल, तुम धरती पर अत्यधिक बरसकर अपनी भीषण गर्जना के यथार्थ रूप से मुझे भी परिचित कराओ। कहने का तात्पर्य है कि कभी बादलों को इतना अधिक बरसने के लिए कह रहा है कि तुम बरसकर मुझे भी अपने साथ बहा कर ले चलो, अपने साथ मुझे भी बहा कर ले चलो, और इसके फलस्वरूप इस भीषण संसार में जगत के उस पार पहुंचकर मैं भी तुम्हारे गर्जना भरे उस संसार को देखूं जिसे भयावह कहा जाता है ना, जिसे लोग कहते हैं, है ना, डरावना, भयावह। मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हे बादल, तुम इतना बरसो कि मेरे अस्तित्व को अपने में विलीन कर लो। आगे बढ़े, चलो अगली पंक्तियां। उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल, धसता दलदल हंसता है नद खल, खल बहता कहता कुलकुत कलकत कलकत। कल कल संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग नामक शीर्षक कविता से उद्धृत है। उद्धृत अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो शीर्षक कविता से ली गई है। प्रस्तुत पद्यांश की जगह यहां पर पंक्तियां भी लिख सकते हो। पद्यावतरण भी लिख सकते हो, जैसा आपको सहूलियत मिले, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा लिख सकते हो। क्लियर है? पंक्तियां लिखो वो भी सही है, पद्यावतरण लिखोगे वो भी सही है, पद्यांश लिखोगे वो भी सही है, पद खंड भी लिखोगे वो भी सही है। क्लियर? तो कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं सब बता रहा हूँ। संदर्भ में केवल नाम और पाठ का नाम और कवि का नाम आएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। प्रसंग में क्या है? निराला जी ने वर्षा करते हुए बादलों को देखकर अपने हृदय को हर्षोल्लास किए को वाणी प्रदान की है। क्या किया कहा है कवि ने? तो कवि ने बादलों का आह्वान करता हुआ कहा है कि हे बादल, तुम इतना बरसो कि मेरे हृदय को आनंद विभोर कर उलट पलट कर दो, अर्थात मेरे मन में हलचल पैदा कर दो, हलचल पैदा कर दो। उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, हलचल। तो भाई हलचल पैदा कर दो मेरे मन में, तुम्हारे बरसने से दल दल धस जाते हैं, समुद्र खिलखिलाकर हंसने लगता है, सरिताओं का जल कल कल की ध्वनि से तुम्हारा ही यशोगान करने लगता है, और इतना बरसो कि वर्षा के पानी से मिट्टी जमीन में दब जाए। आपने देखा हो जब बारिश होती है तो कल कल की जो आवाज़ आती है तो जो मधुर मधुर ध्वनि होती है, संगीत का रूप आपके ऐसा लगता है मानो कहीं संगीत बज रहा हो, कानों को बहुत विभोर कर देता है। अर्थात वो मिट्टी दलदल का रूप लेकर पुनः धरा में विलीन हो जाए। और कभी बादलों को इतना बरसने के लिए कह रहा है कि नदियां वर्षा के पानी से भरकर हिलोरे खाने लगे, है ना, यानी कि नदियां उफान पर आ जाए। अर्थात नदियों को पानी से लबालब भर देने के लिए कवि ने कहा है। कहने का तात्पर्य कि बादल तू इतना बरस कि कहीं भी पानी का अभाव ना हो, कोई बिना पानी कहीं सूखा ना पड़े। क्लियर हो गया? कहीं पानी का अभाव ना रहे, नदियां कुल कुल कल कल की ध्वनि से सदैव बहती रहें, संपूर्ण पृथ्वी भाव विभोर होकर खिलखिलाकर हंसती रहे। यानी कि पृथ्वीवासियों की के मंगल की कामना करते हुए कह रहा है कि अगर तू इसी तरीके से कल कल करके बरसेगा तो इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों का क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़े। अगला है देख देख नाचता हृदय, देख देख नाचता हृदय बहने को महाविकल बेकल, और इस मरोर से इसी शोर से सघन चोर गुरु गहन रोर से, मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश कवि ने आकाश के उमड़ते गरजते और वर्षा करते बादलों को देखकर अपने हृदय को हर्षोल्लास की वाणी दी है। और क्या कहा है कवि ने? भाई कवि कह रहा है हे बादल, तुम्हें बरसता देख संपूर्ण पृथ्वी भाव विभोर उठती है, यानी कि हर्ष का माहौल होता है, हर्षोल्लास का माहौल होता है, सभी लोगों में खुशियां ही खुशियां आ जाती है तुम्हें बरसता देख। क्लियर? वर्षा की बूंदों को देखकर मन खुशी से नाच उठता है, चारों तरफ लोगों के मन मस्तिष्क में हृदय में चारों तरफ खुशियां व्याप्त हो जाती हैं। बादलों के बरसने से न केवल हर्ष की लहर चारों ओर फैल जाती है, यानी कि खुशी
अपितु मन बेचैन व्याकुल होकर वर्षा की बूंदों में ही मदमस्त हो जाना चाहता है। ऐसा लगता है कि मानो कोई, है ना, अगर कोई प्रेमवश है तो उन बूंदों में, उन बरसात के दिनों में कहाँ चला जाता है? अपनी प्रेयसी के पास चला, अपने प्रियतम के पास चला जाता है, यानी कि मन हिलोरे मारने लगता है। क्लियर है? और लोग इन बूंदों में मदमस्त हो जाया करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वर्षा करते बादलों को देखकर कभी हृदय से प्रसन्न हो उठा है, प्रसन्नता से भर उठा है उसका हृदय, और उसका मन वर्षा के पानी में मदमस्त हो जाने को व्याकुल है, अर्थात वह स्वयं को वर्षा के पानी में खो देना चाहता है, स्वयं को वर्षा के पानी में खो देना चाहता है। अतः कवि के व्याकुल मन ने उसे दुविधा की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। कवि का जो मन व्याकुल हो उठा है उससे दुविधा खड़ी हो गई है, यानी कि उसकी जो स्थिति है वो दुविधा की स्थिति है। और कवि बरसते हुए बादलों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे बादल, मुझे आसमान का वह छोर, आसमान का वह छोर अर्थात किनारा दिखा जो अत्यधिक डरावना प्रतीत हो रहा था। अर्थात वो किनारा किसकी था अत्यधिक गहरी व डरावनी थी? कवि कहता है कि मुझे अपने साथ बहाकर आकाश का वह किनारा दिखा दो, आकाश का मुझे वो किनारा दिखा दो, मुझे अपने साथ बहा कर ले चलो, मुझे अपने में समाहित कर लो, और आकाश के साथ मेरे हृदय में भी अपना गंभीर स्वरयुक्त अमर संगीत भर दो। तुम ऐसा मधुर और अमर संगीत पैदा करो जो संपूर्ण आकाश में फैल जाए। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से बादलों के माध्यम से कवि लोगों के हर्षोल्लास के लिए बादलों से आग्रह कर रहा है कि तू इस तरीके से बरस, इस तरीके से बरस कि लोगों का मन प्रफुल्लित हो जाए, हृदय में एक नई चेतना का संचार हो और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो, कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, कहीं सूखा ना पड़े, है ना। किसान क्या, किसान आपने देखा होगा बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां खेती बाड़ी वर्षा पर केंद्रित होती है, और जिस साल बारिश नहीं होती है उस वक्त सूखा घोषित कर दिया जाता है। क्लियर है? हजारों करोड़ों रुपए का क्या होता है, नुकसान होता है। और वो जो किसान, वो अन्नदाता जिसने अपने खेतों के अंदर नाज बोया है, बस पानी की जरूरत थी। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी नहीं, केवल और केवल बारिश की जो बरसात होती है ना, बारिश की बूंदों पर, उसी पर निर्भर होती है खेती बाड़ी। आज भी बहुत सारे पिछड़े क्षेत्र ऐसे हैं। क्लियर है? तो कम से कम उनके मन मस्तिष्क में, उनके हृदय में, उनके जीवन में तू खुशियां भर दे। तो इस तरीके से बादलों से ये आग्रह किया जा रहा है। आइए अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं, संध्या सुंदरी। जी हाँ, संध्या सुंदरी की संदर्भ सहित करनी है व्याख्या। आइए, दिवसावसान का समय, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, और वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, और मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन धुंधराले काले काले बालों से, और हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। तो संध्या सुंदरी नामक इस कविता की क्या करनी है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। क्लियर है? तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित। अब आगे देखो संध्या सुंदरी। क्लियर है? बादल राग से अब आ गया संध्या सुंदरी नामक शीर्षक कविता से ली गई ये पंक्तियां। प्रसंग में कवि ने संध्या का वर्णन एक रमणी व सुंदरी के रूप में किया है। जैसे कोई सुंदर बाला, कोई सुंदरी है, उसके रूप का, उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है इन पंक्तियों में। क्या कहा गया है? तो भाई प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि निराला जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि दिन की समाप्ति का समय है, और मेघों से घिरे हुए आकाश से संध्या रूपी सुंदरी एक परी के समान धीरे धीरे नीचे उतर रही है। आपने देखा होगा कि दोपहर के बाद शाम का वक्त आता है,
संध्याकालीन जिसको बोलता है ना, सुबह, दोपहर, शाम, तो ये शाम का वक्त है, संध्याकालीन समय है। और निराला जी कहते हैं कि दिन की समाप्ति पर मेघों से घिरे हुए आकाश, यानी कि आराम बादल छाए हुए हैं, मेघों से घिरे हुए आकाश से संध्या रूपी सुंदरी एक परी के समान ऐसे धीरे धीरे उतर रही है, जैसे मानो कि कोई परी जो है बादलों से नीचे उतर रही है। क्लियर? वो अपने आंचल में अंधकार को भरे हुए चली आ रही है, और अपने आंचल में धीरे धीरे चारों तरफ, धीरे धीरे, जब शाम का वक्त होता है तो अंधेरा आता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो अपने आंचल में उसने अंधकार को समेटे हुए है। अपने आंचल में अंधकार को भरे हुए चली आ रही है वो सुंदरी, वो अप्सरा। और संध्या के आगमन के साथ धरती पर धीरे धीरे चारों ओर अंधकार फैलने लगता है, और जैसे ही शाम का वक्त होता है अंधियारा छा जाता है, और धीरे 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 रात तक चारों तरफ इस संसार में, धरती पर अंधियारा छा जाता है, यानी कि चारों तरफ अंधकार व्याप्त हो उठता है। अब अंधकार से भरा उसका आंचल एकदम शांत है। आपने देखा होगा दिन में जो जितनी चहलकदमी होती है, दिन में जरा शोर शराबा होता है, रात्रि पहर में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है ना, वातावरण शांत हो जाता है। अर्थात संध्या के समय चारों ओर वातावरण में शांति व्याप्त हो गई है, चारों तरफ जो है शांति का वातावरण व्याप्त हो गया है, चारों तरफ शांति है, और उसमें जरा भी चंचलता का आभास नहीं मिलता। संध्या रूपी सुंदरी के अधराधर मधुर हैं, किंतु उसकी मुख मुद्रा गंभीर है, यानी कि उसके अधर यानी उसके होंठ तो मधुर हैं, किंतु मुख मुद्रा जो है, उसकी भाव भंगिमाएं जो हैं, उसकी मुख मुद्रा ये बहुत ही गंभीर है। क्लियर है? क्योंकि चारों तरफ शांति का वातावरण है, चंचलता का आभास नहीं है, तो बड़ी ही गंभीर विषय है, गंभीर मुद्रा है, और उसमें मोद व प्रसन्नता को व्यक्त करने वाली चेष्टाओं का अभाव है। क्लियर है? प्रसन्नताओं को व्यक्त करने वाली जो चेष्टाएं होती हैं वो नहीं दिखाई देती, यानी कि उसमें उसका अभाव दिखाई दे रहा है। संध्या के समय सुंदरी के काले होते बालों में गुथा एक तारा है। संध्या के समय सुंदरी के जो काले काले बाल हैं उसमें एक तारा है, और जो अभिषेक का प्रतीक है, अर्थात उसके काले घुंघराले बालों में गुथा हुआ एक ही तारा हंस रहा है, और वह हंसता हुआ तारा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह अपने हृदय राज्य की रानी का अभिषेक कर रहा हो। क्लियर है? अपने हृदय राज्य की राजकुमारी का, रानी का मानो अभिषेक कर रहा हो, इस तरीके से वो प्रतीत हो रहा है। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी पंक्तियां क्या कह रही हैं? अलसता की सी लता, अलसता की सी लता, किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छाह सी अंबर पथ से चली, नहीं बजती उसके हाथों से कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। तो क्या कह रही हैं पंक्तियों में, कवि क्या कह रहे हैं? तो प्रस्तुत पद्यांश में कविवर निराला जी ने संध्या सुंदरी को आलस्य की लता के समान बताया है। आपने देखा होगा शाम ढलते 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 हारा थका आदमी है ना लेटना चाहता है, थकान मिटाना चाहता है, सोना चाहता है, आराम करना चाहता है, और रात्रि जो होती है वो आराम करने के लिए बनाई है। दिन भर का हारा थका इंसान, मानो अगर रात ना होती तो क्या होता? तो रात आराम का प्रतीक है। आप दिन भर के किए गए क्रियाकलापों से मुक्त होकर रात में कम से कम सोने के लिए बनाइए रात। तो वही है, सोना संध्या सुंदरी को आलस्य की लता के समान बताया गया है, और फिर भी वह कोमलता की कली सी प्रतीत होती है, अर्थात आलस्य विद्यमान होते हुए भी उसमें कोमलता का गुण विद्यमान है। क्लियर भाई? आलस्य विद्यमान होते हुए भी इस संध्या सुंदरी में की कोमलता का गुण विद्यमान है इसके अंदर। और आगे कवि नीरवता को संध्या सुंदरी की सखी के रूप में चित्रित करते हैं, है ना? क्या कहते हैं
कि हे संध्या सुंदरी, अपनी सखी नीरवता के कंधे पर बाँह रखते हुए छाया के समान सूक्ष्म और अदृश्य रूप से आकाश मार्ग से उतरी है। यानी कि ये अप्सरा, ये सुंदरी परी आकाश मार्ग से उतर रही है और चली आ रही है। कहने का तात्पर्य कि संध्या सुंदरी कोमल कली के समान खिली नीरवता के कंचे पर बाँह डालकर छाया के समान अंबर पथ से उतर चली है और उसके हाथों में कोई वीणा नहीं बजती, उसके हाथों में कोई वीणा नहीं बजती, नहीं प्रेम के संगीत का आलाप सुनाई पड़ता है, उसके घुंघरुओं से भी रुनझुन ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। अर्थात संध्या सुंदरी अपने भीतर अंधकार का साम्राज्य लेके आ रही है, अपने आंचल में अंधकार समेटे हुए है, अंधकार लेकर आ रही है ना, अंधकार का साम्राज्य लेकर आ रही है और उसके आने से किसी प्रकार की ध्वनि नहीं होती। चारों ओर अंधकार में वातावरण होता है। आपने देखा होगा रात ढलने के बाद चारों तरफ अंधकार का वातावरण व्याप्त हो जाता है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, सन्नाटा ही सन्नाटा है। सन्नाटे को चीरती हुई कहीं कल कल की ध्वनि सुनाई देती है। आपको ऐसा लगता है मानो चारों तरफ एक अजीब सी शांति का वातावरण है। और जब जैसे ही अंधियारा पाक जब सुबह होती है तो दोबारा से है ना रौनक आ जाती है, चहल पहल कदमी हो जाती है, उजियारा हो जाता है, हर कोई व्यक्ति अपने अपने काम में लग जाता है और सांझ होते 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 फिर वही। क्लियर है? तो भाई अंधार के में वातावरण हो जाता है। निराला जी कहते हैं कि संपूर्ण विश्व में केवल चुप 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 का अस्फुट अत्यंत मंद स्वर सब जगह गूंज रहा होता है। चुप है ना, रात हो गई, ज्यादा तेज आवाज में बात करो मत करो, कोई सुन लेगा, शांति का वातावरण है ना। एक अलग सा सन्नाटा आपको रात में सुनाई के लिए मिलेगा, है ना। कोई व्यक्ति आपको है ना बजाते हुए कुछ नहीं मिलेगा, कोई व्यक्ति क्योंकि हर व्यक्ति आराम करना चाहता है ना। रात का वातावरण व्याप्त हो जाता है। क्लियर है? चारों तरफ जो है ये स्वर गूंज रहा होता है। अर्थात तात्पर्य क्या है कि भाई सर्वत्र नीरवता का साम्राज्य है। क्लियर हो गया? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त होता है। आओ आगे चलते हैं। व्योम मंडल में जगती तल में, व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में सौंदर्य गर्विता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में धीर वीर गंभीर शिखर पर, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरि अटल अचल में और उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में और सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप, शांति 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 है गूंज रहा सब कहीं। चारों तरफ चुप चुप चुप, शांति शांति शांति। तो क्या कह रही हैं ये पंक्तियां? तो प्रस्तुत पद्यांश में के माध्यम से कविवर निराला जी कह रहे हैं कि भाई संपूर्ण आकाश मंडल में, धरती पर, शांत सरोवर में, विचार मग्न कमलिनी के समूह में, अपने सौंदर्य के मान में, इठलाती नदी के विस्तृत वक्ष स्थल पर अर्थात अपने अनुपम सौंदर्य पर अभिमान करती हुई नदी की अत्यंत विशाल हृदय स्थल पर धीर वीर और गंभीर मुद्रा में रहने वाले अटल और अचल हिमालय की उत्तुंग चोटियों पर निश्चल भाल के ऊपर उठते हुए शिखरों पर प्रलयकालीन मेघ के समान गरजते हुए पर्वत के आकार वाले तरंगों से पूर्ण समुद्र पर, पृथ्वी तल में, विपुल जलराशि में, प्रकाश में, आकाश में, वायु में तथा सर्वत्र व्याप्त अग्नि में केवल यही एक अव्यक्त सा शब्द सुनाई देता है, चुप चुप चुप। यही गूंज रहा है। क्लियर है? व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में सौंदर्य गर्विता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरि अटल अचल में उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं।
कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि सर्वत्र निरवता का साम्राज्य विद्यमान है। चुपचाप आती हुई संध्या सुंदरी ने वातावरण की अनुकूलता की रक्षा में गंभीर और नीरवता की झीने पर्दे डाल दिए हैं। चारों तरफ शांत का वातावरण है। आपने देखा होगा दिन में आपको नदी की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, लेकिन जब आप रात्रि प्रहरी में जब जाओगे, अगर किसी नदी के किनारे आप किसी होटल में ठहरे हो, आप किसी आश्रम में वास कर रहे हो, तो आपको आधा किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर नदी बह रही होती है, उसकी आवाज़ आपको सुनाई देती है इसी रात्रि बेला में, क्योंकि चारों तरफ शांति का वातावरण होता है। क्लियर हो गया? तो नदी की कल 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 करती आवाज़ को अगर सुनता है तो रात्रि पहर का इंतजार करो, रात्रि पहर का इंतजार करो, आपको ये आवाज़ साफ तौर पे सुनाई देगी और ये आपके हृदय को क्या बड़ा ही प्रफुल्लित कर देगी। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। और क्या है? कुछ नहीं। और क्या है? कुछ नहीं। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के अगणित मीठे सपने, अर्धरात्रि के निश्चल ताप में हो जाती सब लीन और कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहा कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। तो इस पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कह रहे हैं? तो कविवर निराला जी कह रहे हैं कि संध्या काल में अस्फुट या अनुभव ना होने वाले चुप चुप के शब्द के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं है। चारों ओर शांति ही विद्यमान है, शांति का वातावरण है, अर्थात संध्या ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। यानी कि संध्याकालीन होते के साथ ही, है ना, चारों तरफ इस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है, अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। किसने? संध्या की उस परी ने। क्लियर है? संध्या की उस बेला ने, सांझ की उस बेला ने, और अपने आगमन से उसने संपूर्ण संसार को एक समान रूप में लाकर खड़ा कर दिया है। यानी कि उसने अपने आगमन के आने पर संपूर्ण संसार में को एक समान रूप में लाकर खड़ा कर दिया है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, चारों तरफ अंधकार का माहौल है, अंधकार व्याप्त है, मानो वह मदिरा की नदी को अपने साथ बहाती ला रही है। ऐसे लग रहा है मानो कि वो आ रही है और अपने साथ साथ मदिरा की एक नदी बहाई जा रही है और थके हुए प्राणियों को मदिरा का प्याला भरकर स्नेह पूर्वक पिलाकर उन्हें अपनी गोद में सुला रही है। रात के वक्त इंसान सोता ही है ना, सोता ही तो है। तो क्या लिखा इन सुंदर पंक्तियों के अंदर कि भाई ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बेला आती है, संध्या बेला आती है, संध्या का ये जो अप्सरा आ रही है अपने साथ मदिरा का प्याला लेकर आ रही है, मदिरा का प्याला लेकर आ रही है और अपने हाथों से ये उन लोगों को पिला रही है। और लोग है ना नशे में जैसे होते हैं ना, हम नींद में आ जाते हैं, सो जाते हैं, तो वही आभास हो रहा है कि मदिरा का प्याला अपने हाथों से स्नेहपूर्वक ये जो है पिलाकर उन्हें अपनी गोद में सुला रही है। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी रात्रि में चिर निद्रा में लीन हो जाती है। पूरे पृथ्वी पर सभी क्या करते हैं? रात में सोने का ही तो काम करते हैं। भाई दिन भर में काम किया हुआ व्यक्ति रात में अपने घर में आकर क्या करता है? सोता ही तो है ना। तो संपूर्ण पृथ्वी रात्रि में चिर निद्रा में लीन हो जाती है और वह सभी प्राणियों को उनके सुख दुख दर्द भुलाकर असंख्य मीठे मीठे सपने दिखलाया करती है। व्यक्ति के मन में क्या है, क्या दुख है, क्या दर्द है, वो सब भूल जाता है। 2-4 घंटे के लिए जो सोता है ना, उसे आराम से वो जो सुकून मिलता है और उससे मीठे मीठे सपने दिखलाए जाते हैं। सपने दिखलाती है जो उसकी इच्छाओं व कामनाओं के वशीभूत होते हैं। और अतः इस प्रकार संध्या स्वयं अपने अस्तित्व का त्याग कर रात्रि में लीन हो जाती है और रात्रि के इस दृश्य को देखकर कवि का हृदय अनुराग से भर उठता है। उसे अपनी प्रिया की स्मृति सताने लगती है। कवि को अपनी प्रिया की स्मृति सताने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप विरह से व्याकुल होकर उसके कंठ से आह अर्थात वेदना के रूप में जो स्वर प्रस्फुटित होता है वही विहाग, यानी कि अर्धरात्रि के बाद गाया जाने वाला राग, उसको बोलते हैं विहाग। आधी रात के बाद जो राग गाया जाता है उसको बोलते हैं, उसका रूप ग्रहण कर लेता है।
क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कर रहा है? अपनी विरह वेदना को यहां पर व्यक्त कर रहा है ना। तो रात्रि पहर में जो व्यक्ति सो रहे होते हैं, ऐसा लग रहा है मानो कि संध्या की परी ने, संध्या बेला ने उसे मानो मदिरा का पान करा दिया और वह गहरी चिर निद्रा में सो गया हो। के लिए अपने सभी दुख भुलाकर व्यक्ति जो है तल्लीन हो जाता है ना। अपनी शयन कक्ष में जब वो सोता है तो वो अच्छे अच्छे मीठे मीठे सपनों में खो जाता है। चलो, इसी के साथ इस पाठ की समाप्ति होती है। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक हमें दो इजाज़त और आप बने रहो डाउटनेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।